तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको पहले से ही पता है, हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो मेरे पास आज जो नया टॉपिक जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो उसका एक माइंड मैप मेरे पास है। ये आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और आप लोग चैनल के नाम को भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम मेड मास्टर क्लास ही है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वही हम लोग जो जैसे डिस्कस करते हैं वैसा ही करेंगे, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे डेफिनेशन, देन इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन क्लिनिकल फीचर, देन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से आज के इस क्लास को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का डेफिनेशन क्या कहता है। ओके, तो डेफिनेशन तो हमको लिखना ही रहता है कुछ भी क्वेश्चन आए तो। तो चलिए देखते हैं। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ क्रॉनिक कंडीशन। दोस्तों हमको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ क्रॉनिक कंडीशन है जो कि अलग अलग कारणों से हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसके वजह से हम लोग का जो इंटरस्टिशियल लंग डैमेज होता है एंड फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डैमेज होगा एंड फाइब्रोसिस होगा, दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग, ये करता है, ठीक है। सो इट मे बी सेकेंडरी टू अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज, जिसको हम लोग इटियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि ये बहुत कारणों से हो सकता है, ठीक है। और मे बी इडियोपैथिक विथ नो नोन अंडरलाइंग कॉज, इडियोपैथिक भी हो सकता है। एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस कैन बी लोकलाइज्ड हो सकते हैं, सेगमेंटल, लोबार और अफेक्ट द इंटायर ऑफ द लंग्स। ओके, तो डेफिनेशन सिंपल सा है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक कंडीशन which produce interstitial lung damage and fibrosis resulting in loss of the elasticity of the lungs, and it may be secondary to a wide range of disease or may be idiopathic with no known underlying cause, and pulmonary fibrosis can be localized, segmental or lobar or affect the entire of the lungs। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन बाय कॉज, इटियोलॉजी बोलो या फिर कॉज बोलो। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये बहुत सारे कंडीशन की वजह से हम लोग का जो इंटरस्टिशियल लंग है वो डैमेज हो सकता है एंड फाइब्रोसिस प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ लंग का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय कॉज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोन कॉज। नोन कॉज क्या क्या है जो इंडस्ट्रियल लंग डिजीज करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल डस्ट डिजीज, इंक्लूडिंग लाइक कोल वर्कर्स निमोकोनियासिस, देन सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड बेरिलियोसिस। ड्रग इंड्यूस ड्रग भी इंड्यूस करवा सकते हैं लाइक नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ग्लियोमाइसिन, अम्योडोरॉन एंड सल्फासलाजिन। देन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। एंड इन्फेक्शन विच कैन कॉज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज लाइक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। बैक्टीरियल में हम लोग के पास टीबी हो गया, वायरल में हम लोग के पास कोविड-19। and the radiation can also induce that interstitial lung disease. Then malignancy, example metastasis or lymphangitis, carcinomatosis and paraquat पॉइजनिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर। अगर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर हुआ है, ऐसे कौन कौन से हैं जो कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करवा सकते हैं। तो उसमें आते हैं जैसे कि सार्कोडोसिस हो गया, रिमोटाइड आर्थराइटिस, एसएलई, देन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एंड मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, देन इनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। इडियोपैथिक, दोस्तों ये इडियोपैथिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आप लोग पढ़ ही लेना। कभी कभी इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पूरा ना पूछ के आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, देन अक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, डी एस्क्यूमेटिंग इंटरस्टिशियल निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस। तो इतने कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नॉन कॉजेज क्या क्या है, एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड इडियोपैथिक। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन बाय कॉज।
अब चलो देख लेते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है एंड ये क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है ना लंग को। तो डिसिप्निया ऑन एक्सर्शन, देन कफ विच इज़ जनरली नॉन प्रोडक्टिव, देन क्रेपिटेशन मिल सकता है हमको ऑस्कल्टेशन में। स्पेसिफिक साउंड डिपेंड ऑन दी अंडरलाइन कॉज के ऊपर वो डिपेंड कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसमें एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी हाँ ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। ओके, तो इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, और इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, तो डिफिनेशन इसका होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस ऑल्सो नोन एज, इसको एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा कंडीशन है हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस्ड लंग डैमेज। इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग का लंग डैमेज होगा ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ इनहेल्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये आपको लिखने पड़ेगा, बाहर से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको अगर हम लोग इनहेल कर रहे हैं और उसके वजह से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो रहा है और जो जाके हमारे लंग को डैमेज कर रहा है, तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो इट इज़ थॉट टू बी लार्जली कॉस्ड बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टिश्यू डैमेज की वजह से होता है, जिसमें हम लोग का टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाई देता है, या फिर डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, या फिर टाइप 4 भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एंड इट इज ऑल्सो थॉट टू प्ले अ रोल पर्टिकुलरली इन दी क्रोनिक फेज। ओके, टाइप 4 भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब टाइप्स देख लेते हैं तो क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल कोई भी है बाहर से, उसको हम लोग इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे कि फार्मर्स लंग, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइक मोल्डी है। द मेजर एंटीजन इन दिस की, ये आपको ये याद रखना, इसमें होता है सेक्रो पॉलीस्पोरा एंड रेक्टिवर्गुला। ठीक है, एंड बर्ड फेंशियस लंग, तो कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू एवियन प्रोटीन, एग्जांपल pigeons एंड पैराकीट्स। देन चीज वर्कर्स लंग, कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू चीज मोल्ड, पेनिसिलियम कैजी एक्सेट्रा। ओके, मॉल्ट वर्कर्स लंग, कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू एस्परजिलस क्लेवेटस in moldy malt. Then hot tub lung, caused by the exposure to Mycobacterium avium in poorly maintained hot tubs. Chemical workers lung, due to exposure to trimellitic anhydride, diisocyanate and methylene diisocyanate during the manufacture of the plastic, polyurethane foam and rubber. Then mushroom workers lung, due to exposure to thermophilic actinomycetes in mushroom compost. तो ये इतने सारे इसके टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग देखा फार्मर्स लंग, बर्ड फेसिस लंग, देन चीज़ वर्कर लंग्स, मॉल्ट वर्कर और लंग्स। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट। अब देख लेते हैं इसका क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल फीचर्स लाइक एक्यूट प्रेजेंटेशन कैसे रहेंगे, तो इसमें सेवरल आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन होता है। डायरेक्ट एंटीजन के एक्सपोजर से नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, एंटीजन जैसे इनहेल किया उसके बाद कुछ घंटे बाद ये डेवलप होता है। तो सिम्टम्स लाइक फीवर, मेलेज, देन कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कॉर्स एंड इंस्पिरेटरी क्रैकर्स देखने को मिलेंगे। देन क्रोनिक प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, इसमें प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्पनिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस एंड कफ एंड ब्लड्स में शो रेस्ट वाइट सेल काउंट इन अक्यूट फेज एंड चेस्ट एक्सरे कैसे दिख सकता है, टिपिकली शोज अपर एंड मिडिल जोन फाइब्रोसिस इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ब्रोंकियोलर लेवाज करेंगे में शो लिम्फोसाइटोसिस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक एलर्जी कंडीशन है, तो एलर्जी को अवॉइड करने के लिए जो भी उसका एलर्जेंस है उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। एंड अगर वो कोई वर्क रिलेटेड है, ठीक है, वो कोई अगर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं उसका जॉब। ठीक है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन में बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन दी सीवियर केसेस में हम लोग प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अब जो हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का पढ़ रहे थे, चलो उसका हम लोग अब देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस को हम लोग नहीं से पढ़ा क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं। ये इसके कॉल्स हो सकते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी हम लोग का इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ करवा सकता है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, बट हाई रिजोल्यूशन सीटी दैट इज HRCT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओके,
एंड फीचर्स इंक्लूड लाइक इसमें हम लोग को देखने को मिलता है हनी कॉम्ब एंड ट्रैक्शन ब्रोंकेक्टेसिस, लंग आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन एंड रेटिकुलेशन एंड इंटर लोबुलर सेप्टल थिकनिंग, ये सब हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब लंग फंक्शन टेस्ट इस पैरामीट्री शोज अ रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न विथ रिड्यूस्ड ट्रांसफर फैक्टर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग DLCO भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूज लिमिटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। ABG में शो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, देन लंग बायोप्सी में कंफर्म दी डायग्नोसिस। अब देख लेते हैं कि हमको इतने सारे कॉज हम लोग ने ऊपर देखा था, तो कॉजेज ऑफ फाइब्रोटिस शोइंग ऑन चेस्ट एक्सरे हम लोग करवाए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे डिफरेंशियल बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपर जोन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व किया है, अपर जोन में हम लोग को लीजन देखने को मिल रहा है चेस्ट एक्सरे में, तब हम लोग क्या क्या सस्पेक्ट करेंगे। तो वो हो सकता है TB, देन हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देन सार्कोडोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड सिलिकोसिस। अगर मिड जोन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है तो प्रोग्रेसिव मैसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंड अगर लोअर जोन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है तो idiopathic pulmonary fibrosis, then asbestosis, then scleroderma, rheumatoid arthritis associated interstitial lung disease। तो इस तरह से हम लोग अपना डिफरेंशियल बना सकते हैं बेस्ड अपॉन दैट चेस्ट एक्सरे। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट वही हम लोग ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग कॉज को, इफ पॉसिबल एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी वजह से है तो मेलिग्नेंसी ट्रीट करेंगे, स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग्स, जिसमें हम लोग देखा था ड्रग भी इंड्यूस करवा रहा था, ठीक है। स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर है तो फिर स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट हम लोग देंगे। अवॉइड करेंगे एक्सपोजर टू इरिटेंट, एग्जांपल एस्बेस्टोसिस, कोल एक्सेट्रा, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन थेरेपी एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एंड और लंग ट्रांसप्लांट करेंगे अगर सीवियर केस है तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एक नया टॉपिक भी कवर कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, ताकि सब लोग एक साथ मिलके अच्छे से समझ सकें। ओके, थैंक यू सो मच।